हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आचार्य नीरज शास्त्री अलवर से। मैं आपको रीट के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में पढ़ा था। संस्कृत भाषा के रीट में 30 प्रश्न आते हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल का हो या सेकंड लेवल का हो या लैंग्वेज में अगर हम देखें तो संस्कृत अगर फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, लेकिन इसके जो प्रश्न आते हैं वो टोटल प्रश्न कितने आते हैं? 30 प्रश्न आते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैंने आपको फिर से बताया है। अभी देखो, हम आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला के सारी चीज़ों के बारे में बताया। वर्णमाला में मैंने आपको स्वर व्यंजन बताया। स्वर व्यंजन का संयोग किस किस प्रकार से होता है कि व्यंजन हमेशा आगे होता है, स्वर हमेशा पीछे होता है, और दोनों को मिला करके अक्षर या वर्ण बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में कि शब्द क्या है। तो शब्द को अगर हम देखें तो उसके लिए पहले भाषा के बारे में जानते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई और सार्थक इकाई जो है वो शब्द है। अब देखो दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? ध्वनि समूह की ऐसी संरचना जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे शब्द कहते हैं। ध्वनि समूह की ऐसी संरचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब इसकी अगर हम और अच्छी तरह से परिभाषा देखें, शब्द के बारे में अगर और अच्छी तरह से जाने तो इसकी परिभाषा है एक या एक से अधिक वर्णों से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने हुए सार्थक ध्वनि समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। दोस्तों, शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं। शब्द बहुत सारे होते हैं। अब देखो, संस्कृत में हमें ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन क्या है कि हिंदी की अगर वर्णमाला हम देखें, हिंदी का अगर हम व्याकरण देखें तो उसके हिसाब से शब्द कई प्रकार के हो सकते हैं। तो मैं भी आपको हिंदी के हिसाब से थोड़ा सा बताता हूँ, जिससे कि आपको संस्कृत में भी अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज भी हो जाएगी। तो देखो, शब्द जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है दोस्तों। अब शब्द हम जब देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, इस उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर पहले शब्द होते हैं तत्सम, दूसरे शब्द होते हैं पदभाव, तीसरे होते हैं देशज, और चौथे होते हैं इसमें विदेशी शब्द, जिससे विदेशज, या इसको हम विदेशी कह सकते हैं, विदेशी शब्द। ये 4 प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप जानते हो कि तत्सम कौन से होते हैं? जो कि शुद्ध संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जो कि हिंदी में उसी प्रकार से प्रयोग में आते हैं, तो वो तत्सम कहलाते हैं। और संस्कृत के शब्दों को हिंदी में परिवर्तित करके जो शब्द लिखे जाते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे संस्कृत में पुत्र होता है तो पुत्र का तद्भव रूप क्या होगा? बेटा। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, देशज यानी कि देसी भाषा के, अपनी जो यहाँ के जो गाँवों की जो भाषाएं होती है, गाँवों में जो शब्द बोले जाते हैं वो देशज कहलाते हैं। और जो विदेशों से आए हैं, जो अंग्रेजी भाषा से, उर्दू से, फारसी से, अरबी से, इनकी जो शब्द आए हैं, बाहर के जो शब्द आए हैं, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं वो इन 4 भागों में विभक्त किए गए हैं या 4 भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर। अब हम देखते हैं रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं तो उनके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। देखो, रचना के आधार पर होते हैं, पहले नंबर होता है रूट, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है योग रूप।
इसमें दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है, जो शब्द एज इट इज प्रयोग में आ जाते हैं, जो हमारी मूल भाषा से लिए गए हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक का मतलब क्या है? युज धातु से यौगिक बनता है। यौगिक का मतलब क्या होता है कि जो जुड़े हुए जैसे प्रत्ययों से, समास से और अव्यय वगैरह जो होते हैं, मतलब अव्यय वगैरह से जो जुड़ करके जो प्रत्यय लगते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। उसके अलावा योग रूढ़ में रूढ़ और यौगिक ये दोनों की दोनों इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। इनके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कौन से हैं। जैसे कि हम अव्यय पढ़ेंगे तो अव्यय में भी और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ ऐसे होते हैं, तो वो हमें आगे की वीडियो में बताऊंगा, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के शब्द होते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसके बाद में प्रयोग के आधार पर देखते हैं दोस्तों कि प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। प्रयोग के आधार पर अगर हम देखते हैं तो देखो इसमें एक तो होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। ये आपके प्रयोग के आधार पर हो जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में आगे से पढ़ेंगे। अभी हम आगे चलते हैं तो अर्थ के आधार पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, नीचे से दिखाई देगा। अर्थ के आधार पर कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, देखो इसमें बहुत सारे होते हैं। जैसे पहला है एकार्थी, दूसरा है अनेकार्थी, एक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले, और इसमें होते हैं पर्यायवाची शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और इसमें विलोम शब्द भी आते हैं, और दोस्तों इसमें युग्म वाले शब्द भी आते हैं, युग्म वाले। और दोस्तों इसमें आते हैं समूहवाचक शब्द भी आते हैं, समूह से संबंधित भी आते हैं। ऐसे करके इसमें और भी एक दो है, उनकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये जो शब्द होते हैं ये शब्द 4 प्रकार से होते हैं, एक उत्पत्ति के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो हम ये हिंदी जब भाषा पढ़ेंगे, मैं अभी आपको हिंदी की क्लास पे लूँगा और हिंदी की वीडियो भी डालूंगा। रीड के लिए मैं अभी आपको संस्कृत भाषा पढ़ा रहा हूँ। संस्कृत भाषा में हमें इतनी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषा में अब हमें क्या क्या चाहिए, जो बेसिक होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो संस्कृत में सिर्फ रीड के हिसाब से अगर हम देखें तो रीड के हिसाब से हमें इतना ही जानना है। शब्द दोस्तों, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। बेसिक जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। आपको संस्कृत में इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे मैं आपको हिंदी भाषा जब पढ़ाऊंगा तो हिंदी भाषा में शब्द के बारे में और डिटेल से अच्छी तरह से बताऊंगा। अभी संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में इतना ही सही है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्दों को हम पद भी कहते हैं। निरर्थक शब्द वेस्ट होते हैं, बेकार होते हैं। संस्कृत में एक शब्द भी, दोस्तों संस्कृत में एक शब्द भी निरर्थक नहीं होता है, सारे शब्द ही सार्थक होते हैं।
निरर्थक शब्दों की कोई उपयोगिता नहीं होती है और संस्कृत में एक भी शब्द निरर्थक नहीं हो सकता है। हिंदी में सार्थक निरर्थक दोनों हो सकते हैं, लेकिन संस्कृत में केवल और केवल सार्थक शब्द ही होते हैं। सार्थक शब्दों को हम पद कहते हैं और सार्थक शब्दों को ही हम प्रातिपदिक कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? प्रातिपदिक। अगर इसको हम ध्यान से और देखें तो सार्थक शब्दों को हम पद कहते हैं और सार्थक शब्दों को ही हम प्रातिपदिक शब्द कहते हैं। पद क्या है दोस्तों? प्रातिपदिक क्या है? तो पद क्या है? पद एक संज्ञा है दोस्तों। पद क्या है? एक संज्ञा है। और प्रातिपदिक भी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा किसकी होती है? सार्थक शब्दों की। पद संज्ञा और प्रातिपदिक जो संज्ञा होती है वो किसकी होती है? सार्थक शब्दों की होती है। निरर्थक शब्दों की कोई संज्ञा नहीं होती है। तो पद संज्ञा आप कहोगे सर पद संज्ञा कैसे किससे होती है? तो पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम। ये दोस्तों आपने पढ़ा होगा। सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम, ये सूत्र है। और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले भी सूत्र है। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? 3 हैं दोस्तों। हो सकता है आपने 2 पढ़े हो, लेकिन इसमें टोटल 3 सूत्र हैं। 3 सूत्र होने की वजह से अभी कौन कौन से सूत्र हैं? अब देखो रीट में इन सूत्रों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर सूत्र थोड़ा सा बेसिक जानकारी के लिए दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट रीट के अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की या लेक्चरर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सूत्र थोड़ा सा उपयोगी हुए और पेपर में आ भी सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा हल्का सा ध्यान रखें। देखो पहला सूत्र है अर्थबद्ध धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, प्रातिपदिकम, एक तो ये सूत्र है। और दूसरा सूत्र है कृतद्धित समासाश्च। कृतद्धित समासाश्च। और तीसरा सूत्र है इसका न्या प्रातिपदिकात्। प्रातिपदिकात् दोस्तों ये 3 सूत्र हैं जो कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रातिपदिक संज्ञा किसकी होती है? प्रातिपदिक संज्ञा सार्थक शब्दों की होती है। दोस्तों इस पे एक बात और ध्यान रखना कि संस्कृत में हम लोग खाली अगर ये कहें कि किसी भी परिभाषा में कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों को हम क्या, सार्थक शब्दों को हम पद कहते हैं दोस्तों। तो अभी देखो जैसे कि हम समास की परिभाषा देते हैं तो जनरली हम सामान्य रूप से कोई पूछता है हमसे तो हम उससे कह देते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो दोस्तों वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पद कहने के साथ ही सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि वो सार्थक शब्दों के बारे में कह रहा है। अगर हम पद का प्रयोग नहीं करेंगे तो शब्द तो 2 प्रकार के जाते हैं, तो उसमें निरर्थक शब्द भी आ जाते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि समास में केवल और केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए हमें समास की परिभाषा में विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, न कि सार्थक शब्दों के मेल को। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको शब्द के बारे में बताया। आज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको और आगे पढ़ाएंगे और संस्कृत व्याकरण के बारे में और आगे बताएंगे। दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिससे कि मुझे भी कुछ थोड़ा सा बेनिफिट मिले और हम लोग और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएंगे। मैं अभी ज्योतिष की वीडियो भी तैयार कर रहा हूँ। ज्योतिष की वीडियो भी मैं आपके पास डालूंगा। ज्योतिष में सबसे पहले मैं वास्तु के बारे में बताऊंगा कि घर में सुख शांति किस प्रकार से रहे, कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए। ऐसे करके मैं आपको थोड़ा आगे की वीडियो में बताता जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।